लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा, हिंदू उत्तराधिकारी एक्ट के तहत 2005 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इस देश में पिता की संपत्ति पर जितना बेटों का अधिकार है उतना ही अधिकार बेटियों का भी है। वर वधु परिचय लगाने के पीछे हमारा एक बड़ा मिशन है, बड़ा मूवमेंट है। केवल वर वधु परिचय ही नहीं है, उसके पीछे हमारा एक बड़ा मूवमेंट है। और वो मूवमेंट हमारे कमेटी के लोगों को हम लोग हमेशा अपने कैडर में बताने का कार्य करते हैं कि इस वर वधु परिचय के पीछे क्या मूवमेंट है। कि दहेज प्रथा होता क्या है। हम लोग बोलते हैं दहेज प्रथा। जैसा मैंने आज बताया कि जो किसी इंसान के पास एक बेटा है, एक बेटी है, वो जब अपनी बेटी के लिए जब निकलता है रिश्ता ढूंढने के लिए तो बोलता है भैया हम गरीब आदमी है, हम दहेज ना दे पाए। और जब बेटे के लिए निकलता है तो शेर बन के निकलता है कि हमारा बेटुआ पढ़ाई की है भाई, हमके बुलेट चाहिए, 2 लाख दहेज चाहिए। हमारे जिस समाज की सोच मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वही हमारे समाज के लोग हमें अपने ही समाज के लोग हमें अछूत मानते हैं और हमारे साथ में बैठना, हमसे बातें करना, हमारी बातों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। और वर वधु परिचय के बहाने वे लोग घरों से निकलते हैं, हॉल में आते हैं, हमारे विचारों को सुनते हैं और सुनने के बाद में उनके अंदर की जो सोई हुई जो आत्मा है, सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए हम लोग वर वधु परिचय लगाते हैं। कि सब काम सोचते हैं कि मोबाइल के जरिए ही सब काम हो जाए, लेकिन समाज के लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और नींद से जागना चाहिए, अपने दिलों को, दिमाग को झकझोरना चाहिए कि घरों में बैठकर केवल रिमोट कंट्रोल से ही कार्य नहीं होता है। सर, आज मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो ये आयोजन आप लोगों की ही हेल्प और सहायता से आप सभी ग्रुप ने मिलके किया है, तो आज मेरा एक ही क्वेश्चन है कि ये सम्मेलन को करने के पीछे आप लोगों का उद्देश्य क्या था? वर वधु परिचय सम्मेलन आयोजित करने का हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये था कि जो हमारे समाज घरों में बैठे रहते हैं, जो लोग ना सामाजिक कार्य में आते हैं ना मिशन मूवमेंट में आते हैं, तो वर वधु परिचय के सम्मेलन वे लोग इस तरह के सामाजिक कार्यों में आते हैं। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य ये है वर वधु परिचय सम्मेलन आयोजित करने का कि समाज हमारे साथ में आके बैठे, क्योंकि हमारी ही समाज हमारे साथ में बैठती नहीं है। आज जो हमारी समाज जो मनुवादी जिनकी सोच है, हमारे जिस समाज की सोच मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वही हमारे समाज के लोग हमें अपने ही समाज के लोग हमें अछूत मानते हैं और हमारे साथ में बैठना, हमसे बातें करना, हमारी बातों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। और वर वधु परिचय के बहाने वे लोग घरों से निकलते हैं, हॉल में आते हैं, हमारे विचारों को सुनते हैं और सुनने के बाद में उनके अंदर की जो सोई हुई जो आत्मा है, सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए हम लोग वर वधु परिचय लगाते हैं। वर वधु परिचय लगाने के पीछे हमारा एक बड़ा मिशन है, बड़ा मूवमेंट है। केवल वर वधु परिचय ही नहीं है, उसके पीछे हमारा एक बड़ा मूवमेंट है। और वो मूवमेंट हमारे कमेटी के लोगों को हम लोग हमेशा अपने कैडर में बताने का कार्य करते हैं कि इस वर वधु परिचय के पीछे क्या मूवमेंट है। तो सर, आज आपके ग्रुप से कितने लोग इस सम्मेलन में जुड़े थे? मतलब वधु पक्ष और वर पक्ष के साथ में कोई ऐसे लोग थे? कोई ग्रुप के कितने लोग थे? वधु पक्ष के, वर पक्ष के, वधु पक्ष के, वर पक्ष के तो हमारा शादी विवाह का पेज है, उसके ऊपर तकरीबन 200 के लगभग हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ऑनलाइन के जरिए में हमारे पास 300 पूरा प्लस वर और वधु का रजिस्ट्रेशन हमारे पास है। लेकिन आज के जो मानव है, आज के मानव थोड़ा सा लेज़ी हो चुका है। लेज़ी इसलिए हो चुका है कि आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक ज़माना आ चुका है। आजकल लोग घरों में बैठे बैठे ही सारा कार्य करने की सोच रखते हैं कि हमें कहीं आना ना पड़े, जाना ना पड़े, कहीं निकलना ना पड़े, कहीं बैठना ना पड़े, कि सब काम सोचते हैं कि मोबाइल के जरिए ही सब काम हो जाए,
लेकिन समाज के लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और नींद से जागना चाहिए। अपने दिलों को, दिमाग को झकझोरना चाहिए कि घरों में बैठकर केवल रिमोट कंट्रोल से ही कार्य नहीं होता है। यदि आप लोगों को वास्तविक तौर पर आपकी समस्या का समाधान करना है तो आप लोगों को घरों से निकलना पड़ेगा, समाज के बीच में आना पड़ेगा, समाज में योगदान देना पड़ेगा। जब तक आप लोग घरों में छुप कर बैठे रहोगे, अपने लोगों के बीच में नहीं आओगे, तब तक ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। और समाज के लोग इस समस्या से सदैव जूझ रहे थे और आगे भी जूझते रहेंगे। यदि इस समस्या का निवारण करना है तो सामाजिक कार्यों में, चाहे कोई भी सामाजिक कार्य हो, मिशन का कार्य हो, वहाँ पे आप लोग आइए। वहाँ पे आप लोग आएंगे तो वहाँ पे आपके संपर्क में और भी लोग आएंगे। वहाँ पर केवल एक ही सुनील जायसवाल नहीं होगा, वहाँ पर केवल एक ही सुचित जायसवाल नहीं होगा, वहाँ पर केवल एक ही जाकी राज नहीं होगा। वहाँ पर सैकड़ों सुनील जायसवाल होंगे, सैकड़ों सुचित जायसवाल होंगे, सैकड़ों जाकी राज होंगे। तो आप लोग जब तक घरों से निकलकर समाज के बीच में नहीं बैठोगे, तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। दहेज प्रथा फिर बीच में से खत्म होगी? दहेज, उसका आंसर मैं देता हूँ, उसका आंसर मैं दे रहा हूँ। दहेज प्रथा के विषय में अभी आपने 2-3 बार प्रश्न किए, तो आपको उसका जो अभी तक जो है ना सार्थक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि मेरा गला खराब है, फिर भी मैं बोलना चाहूँगा। दहेज प्रथा होता क्या है? मैं एक प्रश्न आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, जो लोग देखेंगे, और इसको आप ना जो अनकट डालिएगा, मेरा आवाज़ जो है ना, भले इस रिकॉर्डिंग को आप अनकट डालिएगा कि दहेज प्रथा होता क्या है। हम लोग बोलते हैं दहेज प्रथा, दहेज प्रथा। जैसा मैंने आज बताया कि जो किसी इंसान के पास एक बेटा है, एक बेटी है, वो जब अपनी बेटी के लिए जब निकलता है रिश्ता ढूंढने के लिए, तो बोलता है भैया हम गरीब आदमी है, हम दहेज ना दे पाए। और जब बेटे के लिए निकलता है तो शेर बन के निकलता है कि हमारे बेटुआ पढ़ाई किए भाई, हमके बुलेट चाहिए, 2 लाख दहेज चाहिए। बेटी के लिए हमारे समाज के लोग दहेज के प्रथा खिलाफ हम लोग हैं। संगठन हमारा मुख्य नायक दहेज प्रथा खिलाफ है, लेकिन दहेज प्रथा के खिलाफ हम लोग हैं कब तक? हम लोग हैं जब बेटा और बेटी को हमारे समाज के लोग एक निगाह से देखने का प्रयास करेंगे तब। अभी समाज के लोग चाहते हैं कि बेटी को केवल कम से कम में जितना बेटी को हम लोग निपटारा कर दें उतना निपटारा कर दें। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा, हिंदू उत्तराधिकारी एक्ट के तहत 2005 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इस देश में जिस संपत्ति पर, पिता की संपत्ति पर जितना बेटों का अधिकार है, उतना ही अधिकार बेटियों का भी है। तो समाज के लोग यदि अपनी बेटियों को दहेज नहीं देना चाहते हैं, ना दीजिए, 1 रुपया ना दीजिए, लेकिन शादी में जिस वक्त बेटी की शादी होगी तो अपने बेटों के बराबर का घर, जमीन, मकान में बंटवारा करने के बाद ही अपने बेटी को आप लोग विदा कीजिए।